तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको सीमा और अंजू इन दोनों पे कुछ अपडेट देता हूँ। एक तरफ मोहब्बत सरहद पार की खूब चर्चा हुआ, अब प्यार मोहब्बत के बीच में तमाशा घुस गया है। हुआ यूँ है कि जहाँ पर सीमा और सचिन रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में रब्बूपुरा इलाके में, उनकी पड़ोसन ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि लप्पू जैसा सचिन, झिंगुर जैसा सचिन, हालांकि ये बॉडी शेमिंग वाली पूरी बात है, कोई किसी को प्यार करे ना करे, वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है, क्या करता है, ये बड़ा निजी और पर्सनल मामला होता है दो लोगों के बीच का। इसके बीच में कोई तीसरा अगर ये कहता है कि अरे कहाँ वो, कहाँ ये, या कहाँ ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये काला है, ये चीज़ें जो है वो मतलब सही नहीं लगती। तो सीमा और सचिन की मोहब्बत को लेके बड़े चर्चे हुए। जब से सीमा आई, हर तरफ खूब न्यूज़ चैनल पे हेडलाइंस, सब कुछ। उनमें मैं भी हूँ, मैंने भी खूब सारे आपको किस्से सुनाए, इंटरव्यू तक कर डाला। लेकिन अब उसके बाद ये मामला जो है, अब ये आ गया कि कहाँ सीमा, कहाँ सचिन, या दोनों की कोई जोड़ी नहीं। अब उसमें एक AP सिंह, आपको याद होगा, वकील जो निर्भया केस में थे, उसी से चर्चा में आए। AP सिंह कोशिश करते हैं हमेशा उन्हीं केस में हाथ डालने की जिससे थोड़ा चर्चा हो, मीडिया में खबरें हों, पब्लिसिटी हो, क्योंकि हर वकील की ख्वाहिश होती है कि उसके काम को पूरा देश देखे जाने, तभी उनकी वकालत की दुकान थोड़ा और चमकती है। तो उन्होंने भी सीधे सीमा की वकालत करने का ठान लिया कि उसको नागरिकता दिलाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। तो वो भी चर्चा में आ गए, TV पर भी दिख रहे हैं खूब। अब इसी दौरान में जब पड़ोसन ने ये बात कही सीमा और सचिन के रिश्ते को लेकर, उनके लुक को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अब कानूनी नोटिस भेजेंगे और उस पड़ोसन के ख़िलाफ़ मुकदमा करेंगे। अब जैसी ये बात आई तो चूँकि आम लोग भी होशियार हो गए, उन्हें पता है कि TV पे खूब चलेगा, मीडिया में आता है, तो आधा दर्जन से ज़्यादा वकील उस पड़ोसन की तरफ से भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जवाब देंगे सीमा और सचिन का। और सारे वकील ने कहा कि हम उस पड़ोसन की वकालत करेंगे। तो अब इश्क मोहब्बत सरहद पार से शुरू हुई ये कहानी, कोई हैरत की बात नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको अदालत में भी दिखाई दे और सीमा, सचिन और उनकी पड़ोसन, और जो उनके ताने, उनके जो डायलॉग या बोल है, उसको लेकर मुकदमा चले। एक मामला तो नागरिकता का ऑलरेडी कोर्ट में है ही, उसका जो फैसला होना होगा। उधर दूसरी तरफ अंजू भी अब शुरुआत में उसने अपनी शादी को छुपाने की कोशिश की थी क्योंकि उसे भारत लौटना था। लेकिन आज की अभी ताज़ा खबर यही है कि अब अंजू को मालूम है कि भांडा फूट चुका है, शादी हो चुकी है, तो अब यहाँ जैसे भी जो बिहेव करे वो अब इस शादी से मुकरेगी नहीं। और वो अपना पब्लिकली वहाँ पर हर चैनल के ऊपर है, अंजू इंटरव्यू दे रही है। अभी 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था, हमसे एक दिन पहले हमारा 15 अगस्त। उस दिन भी खूब आज़ादी के केक काटे और आज़ादी के जश्न मनाए अंजू ने। तो जैसे यहाँ पे सीमा ने, उसने भी खूब तिरंगा की चूड़ियाँ, तिरंगा की साड़ी, सब कुछ पहना। तो मोहब्बत में अपने अपने हिसाब और अपने अपने देश के हिसाब से दोनों अपनी अपनी आज़ादी मना रहे हैं। ये भी प्यार का एक रंग और एक चेहरा है। तो अंजू अभी वहीं है, वीज़ा बढ़ चुका है और फिलहाल न उसके आने की वहाँ से कोई सुगबुगाहट है और फिलहाल न सीमा के यहाँ से जाने की कोई आहट है। तो दोनों अपने अपने प्यार के साथ अपने अपने देश में अपने अपने तरीके से जी रहे और मीडिया में छाए हुए। ये तो हो गई इन दोनों की प्रेम कहानी। अब आज की कहानी। हाल के वक्त में एक लाइन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लिव इन में रहना, यानी कि बिना शादी किए हुए एक लड़का लड़की एक साथ रहे। और इस लिव इन रिलेशन के दौरान में बहुत सारे क्राइम हुए। इतने एग्जाम्पल देने की बजाय सिर्फ एक ही आपको याद होगा, आफ्ताब और श्रद्धा। आखिर लिव इन में रहने वाले लोग इतने हिंसक या वायलेंट क्यों हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे की जान ले रहे हैं? बहुत सारे ऐसे केस हुए, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, हैदराबाद में हुआ, बेंगलुरु में हुआ। लेकिन आज की कहानी उससे एक कदम आगे है। ये कहानी ऐसी है कि सोच कर ही मन दहल उठता है कि कोई जलन के मारे या फिर इश्क में इस हद तक जाकर कोई ऐसा हरकत कर सकता है या कर सकती है। कहानी दिल्ली की पूजा की है, 24 साल की पूजा। पूजा को जितेंद्र नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है।
ये बात है 2018 की। दोनों कुछ दिन तक प्यार में रहते हैं, फिर 2019 आ जाता है। अब पूजा जितेंद्र से कहती है कि तुम शादी करो। जितेंद्र तब बताता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और उस वक्त उसका करीब 2-3 साल का एक बेटा था। लेकिन पूजा को जितेंद्र से प्यार था। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो, अपनी पहली बीवी को तलाक दे दो। जितेंद्र ने कहा ठीक है, मैं अपनी बीवी को तलाक दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। उसने कहा लेकिन जब तक गारंटी के तौर पर तुम चुपचाप खामोशी से आर्य समाज मंदिर में तो शादी कर ही सकते, ताकि हम पति पत्नी के एक रिश्ते के तौर पर रह सकें। जितेंद्र भी इश्क में डूबा हुआ था। 2019 बल्कि 2017 में 18 में दोनों की मुलाकात हुई थी। 2019 में सितंबर के महीने में पूजा और जितेंद्र ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली, गुपचुप तरीके से। तो लगभग साल भर इश्क चलता रहा, और साल भर के बाद अब पूजा और जितेंद्र पति पत्नी थे, लेकिन शादी खामोशी से की और आर्य समाज मंदिर में। अब शादी के बाद ये हुआ कि तुमने शादी कर ही ली है तो साथ रहो। जितेंद्र ने एक कमरा किराए पर लिया, और कमरा किराए पर लेने के बाद अब वो पूजा के साथ, मतलब उन्हीं दोनों को पता था कि वो शादीशुदा है, दुनिया को नहीं। अब वो दोनों एक तरह से लिव इन में रहने लगे। जितेंद्र ने अपनी पहली बीवी और बेटे के से किनारा कर लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो बीच बीच में आता, अपनी पहली बीवी से ही मिलता। पूजा को ये बात बुरी लगती। वो बताता कि देखो, अभी उससे मिलना जुलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उससे कानूनी तौर पर तलाक नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। ये बात पूजा को भी पता थी। तो उसने कहा ठीक है, तुम डिवोर्स की तैयारी करो। उसने कहा करते हैं। अब 2019 में इन्होंने आर्य समाज मंदिर में गुपचुप शादी की थी। उसके बाद 20 आ गया, 20 में आपको पता है कोरोना आ गया, ज़िंदगी ठहर गई। 20 के बाद 21, 22, कोरोना का कहर कम हुआ। अब इधर कोरोना काल में भी ये दोनों लंबे वक्त तक एक साथ रहे। अब जब लंबे वक्त तक एक साथ रहे तो दोनों की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ, कमज़ोरियाँ धीरे धीरे पता चलने लगी। अब पूजा जितेंद्र पर दबाव डालने लगी कि तुम बहुत वक्त हो गया, अब अपनी बीवी से तलाक लो, अब कोरोना का भी बहाना नहीं है। उसने कहा ठीक है, लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर बार बार दोनों में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो 2022 के एंड में आखिरकार जितेंद्र ने पूजा को छोड़ दिया और वापस अपनी पहली बीवी और बेटे के पास आकर रहने लगा। अब ये बात पूजा को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसे लगा कि उसे धोखा दिया है। वो कब से कह रही है कि तुम तलाक दो पहली बीवी को, मुझसे ऑफिशियली शादी करो, और ये कोर्ट में दोनों शादी कर नहीं सकते थे क्योंकि पहली शादी हो चुकी थी, तो तलाक के बाद ही होती। लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा, शायद प्यार का भूत भी उतर गया था जितेंद्र का, तो उसने पूजा को छोड़ा और अपनी पहली बीवी के पास इंदरलोक इलाके में, दिल्ली का ये इलाका है, वहाँ आकर रहने लगा। और अब बेटे की उम्र भी पिछले साल 10 साल की हो गई थी। अब वो बेटे के साथ रह रहा और पूजा को छोड़ चुका है। पूजा गुस्से में। कभी कभार दोनों में बातचीत भी हो जाती थी, लेकिन अब वो जितेंद्र ने तय कर लिया कि वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा और अपनी बीवी और बेटे के साथ ही रहेगा। शायद इस दौरान उसको अपनी पहली बीवी की अच्छाइयों का एहसास हुआ होगा। तो अब खैर रहने लगा। पूजा उधर बुरी तरह से आग बबूला। उसे लगा कि ये क्या, कैसे मुझे छोड़ सकता है, और ये क्यों नहीं तलाक देता और मुझसे शादी करता। अब वो सोचने लगी कि आखिर जितेंद्र को ऐसा क्या सबक सिखाऊं जिससे उसे संतुष्टि मिले और उसका बदला पूरा हो। इसी धुन में वो लगी रही। करते करते अब 2023 आ गया। तो दिल्ली की पूजा अपने प्यार और जुनून की वजह से क्या कुछ करती है, ये तो आप सुन रहे हैं। इसी दिल्ली में बहुत सारे जुर्म होते हैं, क्राइम कैपिटल भी कहा जाता है इसको। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर इसी क्राइम कैपिटल के अंदर आप ऐसी तमाम कहानियां सुन सकते हैं जो दिल्ली में हुई। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर ज़रूर सुनिए क्राइम कैपिटल। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है।
कोको एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कोको एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कोको एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। 23 में भी दोनों के रिश्ते वैसे ही ख़राब थे। अब फ़ोन पे बातचीत भी बहुत कम होती थी। पूजा कभी जितेंद्र के घर नहीं गई थी, जहाँ वो अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। लेकिन जितेंद्र और पूजा का एक कॉमन फ्रेंड था, जिसे मालूम था कि जितेंद्र का पता क्या है, दिल्ली में इंद्रपुरी में कहाँ रहता है। उसने अभी 10 अगस्त की सुबह, इसी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सिर्फ 8 दिन पुरानी 10 अगस्त की सुबह अपने एक कॉमन फ्रेंड से उसने जितेंद्र का पता लिया, दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके का। पता लेने के बाद दोपहर करीब 3 बजे, उसे मालूम था, उस कॉमन फ्रेंड से उसने पूछा कि रूटीन क्या होता है। पता चला जितेंद्र तो अपनी नौकरी पे चला जाता है सुबह और आता है शाम को 7 बजे। उसकी वाइफ जो है वो दोपहर को घर से निकल लेती है किसी काम के सिलसिले में और आती है शाम को 6 बजे। तो दोपहर के वक्त में कोई और नहीं होता, उसका बेटा घर पे अकेले होता है। ठीक दोपहर के 3 बजे पूजा जितेंद्र के घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर जितेंद्र का 11 साल का बेटा बिस्तर पर सो रहा है। पूजा अंदर जाती है, बेड पर बैठती है और उस 11 साल के सोए हुए बच्चे, जिसका नाम दिव्यांशु है, अपने दोनों हाथों से उसका गला घोंट देती है। तब तक उसका गला पकड़कर घोंटती रहती है जब तक कि उसके हाथ पैर ढीले नहीं हो जाते। थोड़ी देर के बाद दिव्यांशु की मौत हो गई थी। अब पूजा को लगा कि फिर यहाँ से कैसे क्या, क्योंकि कोई आ गया अचानक, दरवाज़ा खुला हुआ है, पड़ोसी भी आ सकते हैं, तो फौरन पकड़ी जाएगी। उसने अब दिव्यांशु की लाश को ज़मीन पर रखा उठाकर। दिव्यांशु जिस बेड पर सोया हुआ था वो एक तरह से बॉक्स बेड था। बहुत सारे ऐसे बेड आपने देखे होंगे जिसके अंदर कपड़े रखते हैं हम सभी, तो बेड बॉक्स था। उसे जब बेड का वो कवर खोला तो अंदर बहुत सारे कपड़े थे। उसने सारे कपड़े बाहर निकाले, जगह बना दी खाली। अब उसने उस बेड के अंदर दिव्यांशु को उठाकर और उसकी लाश रख दी। कुछ कपड़े लाश के ऊपर रखे, बाकी अब चूँकि कपड़े बाकी आ नहीं सकते थे, उसने बेड को बंद किया और जो बाकी कपड़े उसने नीचे बेड से निकाले थे उसको वापस बेड पर रख दिए। ये सब करने के बाद वो घर से निकलती है और रवाना हो जाती है। अब इधर दूसरी कहानी यह है कि दोपहर का वक्त है, 10 अगस्त है। 2:30 बजे जितेंद्र की बीवी अपने बेटे को फ़ोन करती है और कहती है कि बेटा अब तुम सो जाओ। और उसका शाम को म्यूज़िक क्लास में जाया करता था करीब 5 बजे। तो उसने कहा 1-2 घंटे के लिए सो जाओ, फिर तुम्हें म्यूज़िक क्लास में जाना है। बेटे से बात हुई 2:30 बजे, इसके बाद बेटा सो गया। अब शाम के 5 बजे जब भी बेटा म्यूज़िक क्लास जाता तो अपनी माँ को फ़ोन करता है कि मैं अब घर से निकल रहा हूँ। उस दिन फ़ोन नहीं किया। अब माँ फ़ोन कर रही है तो बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब माँ परेशान, क्या हुआ, क्यों नहीं उठा रहा है। फिर उसने सोचा बच्चा है, चलो घर पर चलकर देख लेते हैं। करीब 5:30 से 6 के दरमियान अब माँ घर आती है। जब वो घर आती है तो देखता है कि दिव्यांशु तो है नहीं, और तभी अचानक उसकी बेड पर नज़र पड़ती है। ये कहती है कि बेड के सारे कपड़े और जो हमने सर्दियों के रखे हुए वो सब बेड के बाहर इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ कैसे। फिर लगा कि ये पक्का दिव्यांशु ने बदमाशी की होगी, उसने पता नहीं क्या ढूंढ रहा होगा, सारे कपड़े उसने निकाल के बाहर रख दिए और वो खुद भी नहीं है। पहले आस पड़ोस में ढूंढा, दिव्यांशु को म्यूज़िक स्कूल में फ़ोन किया, दिव्यांशु आया तो पता चला वहाँ तो आया नहीं है। तो इसके बाद अब डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर तभी वो कपड़ों को देख कर दिमाग में तो था कि ये क्या ऐसी चीज़ ढूंढ रहा है। तो माँ को ये ख्याल आया कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके वो कहीं चला गया हो।
तो बेड में क्या रख सकता है? उन्होंने कहा चलो बेड खोल कर देखते हैं। कपड़ों को हटाकर अब माँ उस बेड को खोलती है। जैसे ही खोलती है, अंदर उसे अपने 11 साल के मासूम बेटे की लाश दिखाई देती है। पहले तो लगता है कि शायद किसी ने मजाक में उसे अंदर डाल दिया, बेहोश होगा। चीखती है, पड़ोसी भाग कर आते हैं। इसके बाद उन्हें अब भी यही एहसास कि शायद बेहोश है। उसको फ़ौरन नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। अस्पताल में जब डॉक्टर देखता है तो देखता है कि ये तो ज़िंदा है ही नहीं, लेकिन गले पर निशान थे। डॉक्टर को देखते ही एहसास हो जाता है कि किसी ने इसका गला घोटा है। डॉक्टर अस्पताल से खुद पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ एक मर्डर केस आया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँचती है और फिर पोस्टमार्टम होता है और पता चल जाता है कि यह गला घोटने से मौत हुई है। अब उधर पुलिस मामला दर्ज करती है, तफ्तीश शुरू होती है, लेकिन किसी ने किसी पड़ोसी को, किसी को भी उस घर में आते जाते देखा नहीं। दरवाज़ा खुला था। अब जो पहला काम था पुलिस का, सबसे आजकल आसान हो गया, सीसीटीवी फुटेज। इत्तेफाक से उस घर के बाहर भी कैमरे लगे हुए थे। अब पुलिस ने उन कैमरों को देखना शुरू किया दोपहर से। पता चला कि जो आखिरी शख्स इस घर के अंदर दाखिल हुआ वो एक लड़की है। अब उस लड़की का हुलिया, ये सारी चीज़ें फैमिली वालों को दिखाया गया। जैसे ही जितेंद्र ने देखा वो पहचान गया। उसने कहा ये तो पूजा है। पुलिस ने पूछा कौन, फिर उसने बताया। इत्तेफाक से उसी वक्त जितेंद्र को एक कॉल आता है। सामने एक लड़की की आवाज़ थी और वो कहती है कि मैंने अपना बदला ले लिया, तुमसे सबसे तुम्हारी प्यारी चीज़ छीन ली है। ये कहकर फ़ोन काट देती है। जितेंद्र ये बात पुलिस को बताता है। पुलिस नंबर देखती है लेकिन मोबाइल अब स्विच ऑफ है। अब पुलिस को मालूम था कि ये पूजा है। पूजा का पता क्या था? पुलिस की टीम वहाँ रवाना होती है लेकिन पूजा मिलती नहीं है। अब पूरा 10 अगस्त बीत गया, 11 अगस्त आ गया। जगह जगह छापे मार रहे हैं पूजा के तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों, कहीं पूजा का पता नहीं। अब पुलिस सीसीटीवी के सहारे पूजा को फॉलो करने की कोशिश करती है कि जहाँ तक उसका घर था और जितेंद्र का जो घर था, उन तमाम जगहों से कहाँ कहाँ सीसीटीवी फुटेज में कैद हो ताकि उसका रूट पता चल सके। करीब 300 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाला, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने। और इन 300 फुटेज को खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस को एक लोकेशन मिला दिल्ली का, जिसका नाम है बकरवाला। वहाँ पे पूजा दिखाई दी और वो लेटेस्ट फुटेज था। तीसरे दिन यानी 13 अगस्त को आखिरकार पुलिस की टीम बकरवाला पहुँचती है और पूजा को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसे लाया जाता है। वो कोई बहाना नहीं बनाती और साफ अपना जुर्म कबूल कर लेती है। कहती हाँ, मैंने जितेंद्र के बेटे को मारा है क्योंकि मुझे बदला लेना था। उसने मुझे छोड़ा अपने बीवी और बेटे के लिए, और मुझे ये लगता था कि अगर उसका बेटा ना होता तो शायद वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे देता और फिर मेरे साथ शादी करता और मेरे साथ रहता। लेकिन बेटा उसके लिए एक बंधन था और बेटे की वजह से वो अपनी पहली बीवी को छोड़ नहीं पा रहा था। तो वो बेटा मेरी नज़रों में खटकने लगा, मेरे लिए कांटा बन गया था। मुझे लगा कि एक बार बेटे को रास्ते से हटा दूँ तो बीवी को तो वो अपने आप छोड़ देगा और फिर मेरे पास आ जाएगा, और इसीलिए मैंने उसके बेटे को रास्ते से हटा दिया। अंदाज़ा लगाइए, प्यार मोहब्बत में जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, आप उसकी सबसे प्यारी चीज़ को इस तरीके से छीनते हैं, और फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको प्यार करेगा और पूरी ज़िंदगी प्यार करेगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ शादी करेगा। बट अफसोस, ऐसा कदम उठाने या इस तरह के क्राइम करने वाले लोग शायद उस पल इतने अंधे होते हैं कि इन चीज़ों के बारे में गहराई से कभी सोचते नहीं। अगर हर मुजरिम, हर कातिल एक बार कोई भी क्राइम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सिर्फ सोचना शुरू कर दे तो मुझे लगता है बहुत सारे क्राइम तो यूं ही रुक जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जब कोई क्राइम करता है तो उस वक्त उसका दिल, दिमाग, आँखें, कान, नाक, वो सब किसी की सुनती नहीं है और वो सिर्फ अपने एक धुन में होता है। और जब क्राइम कर चुका होता है तब शायद उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया। जिस जितेंद्र को पूजा ने पाने के लिए उसके बेटे को छीन लिया, अब वो तो जेल पहुंच गई। क्या अब उसे ज़िंदगी में कभी जितेंद्र मिलेगा? कभी नहीं। जो भी थोड़ी बहुत उम्मीदें थीं उसने अपनी हरकतों से उन उम्मीदों को भी तोड़ दिया। अफसोस, इन सारी चीज़ों का अंजाम ऐसे ही होता है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए ख़ास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और
99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।